तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले लगभग 1 सालों से यानी 1 जुलाई से घटना हुई थी। 1 जुलाई से और साल 2024 आ गया। 2023 से लेकर 2024 तक उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ ऐसे इलाके थे, कुछ ऐसे थाने थे जहां पे लोगों के अंदर दहशत थी। दहशत उन तमाम महिलाओं के अंदर जो अपने घर से बाहर रहती थी, उन तमाम महिलाओं के अंदर जो शाम को बाहर जाती थी, वो महिलाएं जिनको खेत में जाना पड़ता था, उन महिलाओं को जिनके घर की दीवारें कच्ची थी, घर की दीवारें कमज़ोर थी, छोटी थी। ये तमाम महिलाएं शाम होने के बाद बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि बस रात भर कैसे कैसे गुजर जाए और जल्दी से सुबह हो जाए। आलम ये हो गया था पिछले 1 सालों में कि कोई भी महिला अपने यहाँ से अपने पति को या फिर किसी भी पुरुष को जाने नहीं देती थी, इस उम्मीद में कि कहीं गलती से वो चला जाए और कोई आ जाए और आने के बाद हम लोगों को मार डाले। तो ऐसा क्यों था और क्या थी इसके पीछे कहानी? 1 सालों से पुलिस से लेके तमाम लोग, पूरा पुलिस महकमा, लखनऊ से लेके बरेली तक हड़कंप मची हुई थी, जांच पड़ताल हो रही थी। लेकिन 1 सालों से पुलिस वालों के हाथ खाली थे। लेकिन फाइनली आज 9 तारीख है, 9 अगस्त साल 2024, कल यानी 8 अगस्त साल 2024 को इस पूरे सिलसिलेवार तरीके से हो रहे कत्लेआम का खुलासा हुआ और एक ऐसा सीरियल किलर पकड़ा गया जो साल 2024 में अब तक का सबसे नया सीरियल किलर है। तो ये सीरियल किलर कौन है और इसकी कहानी क्या है, अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। तो इस कहानी की असल शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली में। एक थाना लगता है शाहपुर थाना। इसी शाहीपुर थाने में एक गांव है आनंदपुर गांव, और इसी गांव में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था प्रेमवती। लगभग 40 से 45 साल इसकी उम्र। ठीक ठाक घर था, बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं। 1 जुलाई की बात है 2023 की। 1 जुलाई साल 2023 को जो प्रेमवती थी अपने घर से निकलती है शाम को कुछ काम के लिए। अब आमतौर पे आधे घंटे में वापस आ जाती थी, लेकिन अब वापस आई नहीं। परिवार वाले थोड़ी देर इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब प्रेमवती नहीं आएगी या फिर क्या हो गया उसके साथ, तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के तमाम घरों में पूछा, जहां जहां वो जाती थी हर उस जगह पे गए। लेकिन अब जब कहीं से कुछ पता चला नहीं तो पूरा परिवार, आस पड़ोसी, सब लोग बदहवास अब प्रेमवती को खोज रहे हैं। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। एक गुस्सा भी मन में था कि पता नहीं किसके घर जाके बैठ गई। आमतौर पे महिलाएं जाती हैं किसी दूसरे के घर पे रुक जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादा निकलना महिलाओं का होता नहीं। पुरुषों के मुकाबले उनके पास मनोरंजन के साधन भी कम है। तो जब 2-4 महिलाएं मिलती हैं तो थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा करने लगती हैं। तो परिवार वालों को यही लगा कि किसी घर पे प्रेमवती बैठ के बातचीत कर रही होगी। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। गाँव में कहीं मिली नहीं। जब गाँव में कहीं नहीं मिली तो फिर खेत खलियान देखना शुरू किया कि शायद किसी खेत में कोई काम हो, कोई हादसा ना हो गया हो, कोई और बात ना हो गई हो। ऐसे ही खोजते खोजते जब एक खेत में परिवार वाले जाते हैं, जाने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद परिवार वालों की लगभग चीख निकल जाती है। प्रेमवती उस खेत में पड़ी हुई थी। पल्लू से उसका गर्दन दबाया गया था, सर से उसकी बिंदी गायब थी और ऐसा लग रहा था कि शायद अब प्रेमवती के अंदर जान नहीं बाकी है। पुलिस वाले, परिवार वाले जब ये चीज़ जानते हैं, जानने के बाद बदहवास फ़ौरन पुलिस के पास भागते हैं। पुलिस वालों को बुलाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे घर की एक महिला का कत्ल हो गया। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करवाते हैं। जब रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि हाँ, इस महिला का कत्ल हुआ। फ़ौरन FIR दर्ज होती है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि भाई आपको किसी पे कुछ डाउट, किसी पे कोई शक या फिर कोई और बात? परिवार वालों ने कहा कि साहब हम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश, हम दुश्मनी करें कि अपनी रोजी रोटी चलाएं। बहरहाल परिवार वालों ने जितना हो सकता था परिवार की तरफ से पुलिस वालों की मदद की, जांच पड़ताल में हेल्प की। लगभग 10-15 दिन तक पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से तफ्तीश करते रहे, छानबीन करते रहे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली।
हैरान परेशान पुलिस वाले इस कत्ल के तमाम पहलू पे नज़र डालते रह गए। आखिर एक महिला जो साधारण घर से काम करके बाहर निकली, दैनिक क्रिया को करने के लिए खेत में गई, फिर उसका वहाँ पे इस तरह से कत्ल हो गया। एक तरफ ये भी हुआ कि अगर कत्ल हुआ तो कोई गहना, कोई सोना चांदी क्यों गायब नहीं हुआ। आमतौर पे उस महिला ने एक पतली सी चैन पहन रखी थी, कान में कुछ कुंडल टफ्स टाइप की चीज़ें थी, वो भी सलामत। एक कयास ये लगाया गया कि कहीं रेप वेप ना किया हो किसी ने, वो भी नहीं हुआ। तो फिर किसने मार दिया? अब पुलिस वाले इन तमाम पहलुओं पे जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। 20 दिन गुजर गया, यानी 1 जुलाई साल 2023 की ये घटना थी। 21 जुलाई आ गया। अब 21 जुलाई साल 2023 को इसी शाही थाने में एक गांव है कुलचा, और इसी गांव के कुलचे जो गांव है उसमें एक महिला था जिसका नाम था धनवती। धनवती भी सेम अपने घर से सेम तरीके से वैसे ही टाइम पे निकलती। निकलने के बाद जैसे ही खेत में जाती है, इधर परिवार वाले अपने काम में बिजी होते हैं, लौट के नहीं आती। अब जब लौट के नहीं आई तो फिर परिवार वालों ने उसे भी ढूंढना शुरू किया। सेम तरीके से दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर लिया, अड़ोसियों पड़ोसियों की मदद ले ली, हर घर में जाके पता कर लिया। कहीं से धनवंती का भी कुछ पता ना चला। लगभग 2 घंटे बाद वैसे ही एक खेत में धनवंती की भी लाश मिली। अब धनवंती की लाश मिली। लाश मिलने के बाद सेम तरीका, साड़ी के पल्लू से गला दबाया गया था, सेम उसी तरीके से टॉर्चर किया गया था। ना ही कोई लूटपाट हुई थी, ना ही उस महिला के साथ कुछ कुकर्म, कोई ज्यादती हुई थी, बस सिंपली कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस वाले वहां भी भाग के जाते हैं। जाने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, फिर इधर एफआईआर दर्ज करते हैं। अच्छा, पहले मामले को पुलिस वाले अलग नज़र से देख रहे थे, दूसरे मामले को पुलिस वाले अलग नज़र से देख रहे थे। दोनों ही मामलों में उन्हें ना कोई कॉमन कनेक्शन लगा, ना ही कोई कॉमन लिंक लगा। अलग अलग तरीके से दोनों केसेस की जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, लेकिन इस केस में भी कोई सबूत, कोई सुराग या फिर कुछ भी नहीं मिला। अपने तरीके से पड़ताल की, पड़ोसियों से पूछा, घर वालों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, मायके वालों से पूछा। धनवंती की भी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। तमाम और पहलुओं पर नज़र डाली, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। जुलाई महीना पूरा बीत गया। पहली घटना 1 जुलाई को हुई, दूसरी 21 जुलाई को हुई। लगभग महीनों गुजर गए। नवंबर का महीना आ गया। इधर पुलिस वाले दोनों केसेस पे जांच पड़ताल करते रहे। नवंबर महीने में एक दूसरा थाना है जिसका नाम है शीशगढ़ थाना। इस शीशगढ़ थाने में एक गांव है लखीमपुर गांव, और इसी लखीमपुर गांव में एक 65 साल की महिला जिसका नाम था महमूदन। महमूदन भी सेम तरीके से खेत में गई थी। खेत में गई, ठंडी का महीना, जल्दी शाम हो गई। परिवार वाले थोड़ी देर बाद ढूंढने निकलते हैं, चूंकि महमूदन लौट के आई नहीं। जब ढूंढने निकलते हैं तो फिर महमूदन का कुछ पता चला नहीं। फौरन उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी अब ढूंढने में लग गई, आती है, जांच पड़ताल अपने तरीके से करती है। इधर अड़ोस पड़ोस के तमाम लोग भी ढूंढने निकल गए, क्योंकि गांव में अक्सर होता है कि एक घर की बात हो तो हर घर उसमें सीरियसनेस दिखाता है। कम से कम इतनी रियायत और इतनी अच्छाई गांव में बाकी है। शहर में तो बगल का मैटर हो, 8 बजे ताला बंद होना है, इस घर में तो 8 बजे ताला बंद हो जाएगा, लेकिन गांव में कम से कम इतनी अच्छाई है। तो इधर जो महमूदन थी, इसको तमाम लोग ढूंढ रहे हैं। इसी बीच एक शख्स खेत में गया था। खेत में गया, उसकी नज़र एक संदिग्ध चीज़ पे पड़ी। जब संदिग्ध चीज़ पे पड़ी तो फिर उसने देखा, और देखने के बाद बदहवास चीखता हुआ भागा। आसपास के तमाम लोग वहाँ गए देखने के लिए कि भाई ये क्यों चीख रहा है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे महमूदन की लाश पड़ी हुई है। अभी ये चीज़ जैसे ही वो आदमी देखता है, परिवार वाले देखते हैं, फ़ौरन पुलिस भी आती है, बॉडी कब्जे में, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जांच पड़ताल हुई, तफ्तीश हुई, लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिली। अब पहली घटना हुई थी शाहीपुर इलाके में 1 जुलाई को, दूसरी फिर उसी शाही थाने इलाके में 21 जुलाई को। अब तीसरी घटना जो हुई वो दूसरे थाने में हुई, तो थाना भी अलग अलग, कोई कॉमन लिंक लगा नहीं। इधर उधर पुलिस वाले उन दोनों कत्लों की जांच करते रहे, यानी जो प्रेमवती और धनवती की हुई। इधर महमूदन का जो कत्ल हुआ वो शीशगढ़ थाने वाले जांच पड़ताल करते रहे, लेकिन अभी तक तीनों ही कत्ल में पुलिस वालों के हाथ खाली थे। धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त और आगे बढ़ा।
9 तारीख आ गई, 9 नवंबर साल 2023। 9 नवंबर साल 2023 को एक और इलाका है फतेहगंज, और इसी फतेहगंज थाने में एक गांव है खानपुर, और इसी खानपुर में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था ओमवती। ओमवती अपने तमाम काम को दिन भर करती है, करने के बाद शाम को खेत में जाती है घास लाने। अब घास लाने गई, घर में उसके बच्चे थे, बहू थी, लगभग 60 साल इसकी उम्र थी। जब जाती है, जाने के बाद इधर परिवार वाले सोचते हैं कि आधे एक घंटे में आ जाएंगी, लौट के आई नहीं वो ओमवती। परिवार वाले अब ढूंढना शुरू करते हैं। सेम चीज़ें होती हैं, पहले दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, गांव भर में इत्तला कर दिया। थोड़ी देर बाद खेत में ओमवती की भी लाश मिलती है। इस लाश से भी ना कोई सामान गया था, ना कुछ चोरी हुआ था, ना कोई लूटपाट, और ना ही कोई कुकर्म या फिर रेप वगैरह। अब फतेहगंज जो थाना था वहाँ के पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, तफ्तीश करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिर पुलिस वालों के हाथ खाली। ना ही अभी तक कोई सुराग ऐसा लगा, 4 कत्ल हो गए, ना ही पुलिस वालों को कोई मोटिव पता चला। 2 कत्ल एक थाने में, 1 कत्ल दूसरे थाने में, और 1 कत्ल तीसरे थाने में। तो अलग अलग थाना, अलग अलग पुलिस वाले, अलग अलग आयु, बात में कुछ कॉमन लिंक लगा नहीं। इसी बीच 9 तारीख को चौथा कत्ल हुआ था। 11 दिन और गुजर जाते हैं और आ जाता है 20 नवंबर साल 2023। 20 नवंबर साल 2023 को फिर से जो शाही थाना था, इसी शाही थाने इलाके में एक महिला जिसका नाम था खुरसैनी, उम्र वही लगभग 50-60 साल। खुरसैनी इलाके में एक और महिला थी, उसका नाम था दुलारो देवी। दुलारो देवी भी अपने घर से सेम तरीके से निकलती है और सेम तरीके से गायब हो जाती है। अब सेम तरीके से गायब हुई, थोड़ी देर बाद उसकी भी लाश मिल गई। अब लाश मिली तो फिर से पुलिस को फ़ोन गया। जब पुलिस को इस बार फ़ोन गया, और चूंकि इस बार फिर शाहीपुर थाना था और जुलाई से लेकर नवंबर में तीसरा कत्ल था, और जब तरीका देखा तो सेम वही दुपट्टा और साड़ी गले में लिपटी हुई, सर से बिंदी गायब है, और ना ही रेप, ना ही लूटपाट, गले में जो चैन, अंगूठी, ये तमाम चीज़ें थी वो सुरक्षित थी। तब पुलिस वालों का माथा ठनका कि 2 मामले पहले पेंडिंग हैं, एक तीसरा मामला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम मामलों में कोई कॉमन लिंक हो। अब लोगों ने भी बातचीत धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, चूँकि थानों की शराहद अलग बात है, लेकिन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल फ़ोन की शराहद नहीं होती। तब उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि भाई 4-4, 5-5 कत्ल हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सीरियल किलर या फिर कोई ऐसा कुछ कातिल हो। हैरान पुलिस वालों से भी इन लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या कोई सीरियल किलर है, क्या कोई साइको है जो लड़कियों को, महिलाओं को मार रहा। चूँकि पैटर्न जो था वो सेम था कि गले को दबा के मारा, साड़ी और दुपट्टे से मारा, सबके सर से बिंदी गायब, लूटपाट हुई नहीं, सारी महिलाएं थी, सबकी उम्र 40 से 60 के बीच थी, और सबसे बड़ी बात, सब खेत में बाहर गई थी। तो ये तमाम कॉमन चीज़ें जब निकल निकल के सामने आने लगी, तब लोगों को लगा कि यार इसमें तो कुछ दो राय नहीं है कि ये कोई सीरियल किलर या फिर कोई साइको है। उन्होंने पुलिस वालों को कहा, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अलग अलग केसेस हैं, हम अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच 6 दिन और गुजरते हैं। 6 दिन बाद एक इलाका है शीशगढ़, और इसी शीशगढ़ में जहाँ 1 नवंबर को कत्ल हुआ था, इसी शीशगढ़ इलाके के जगदीशपुर गांव में एक उर्मिला देवी का भी सेम तरीके से कत्ल हो जाता है। अब एक थाने में 3 कत्ल, एक थाने में 2 कत्ल, और 2 कत्ल अलग अलग। जब ये कत्ल हुआ तब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हुआ, और इस तमाम घटनाओं की गूंज लखनऊ पहुंची। जब लखनऊ पुलिस मुख्यालय में पहुंचा कि भाई अलग अलग महिलाओं को मारा जा रहा, पैटर्न सेम है, इलाका भी लगभग वही 40-50 किलोमीटर का एक रेंज, महिलाओं की उम्र सेम, तरीका सेम, सब कुछ सेम, तब पुलिस वालों ने ऊपर ही ऊपर मान लिया कि ये कोई सीरियल किलर है। अब यहाँ से मीडिया में दबे कुचले स्वर में धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी कि बरेली में कोई सीरियल किलर घूम रहा, लेकिन पुलिस वाले जो लोकल थे वो मानने को तैयार नहीं। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम तक 1-2 केस ऐसे हुए थे जिसमें महिलाओं को मारा गया था, लेकिन उनके घर वालों ने ही मारा था और गले वले दबा के ही मारे थे। तो जब उन केसेस को बीच बीच में पुलिस वाले सुलझा रहे थे,
तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग भी रहा था कि शायद ऐसे ही होगा, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग तरीके से घर वाले या फिर कोई दुश्मनी में मार रहा होगा, अब नहीं तो कब पता चल ही जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, जुलाई आ गया 2024 का। 2023 के बाद फिर कोई कत्ल ऐसे नहीं हुए, और हुए भी तो शायद ऑन द रिकॉर्ड नहीं आए। 2 जुलाई साल 2024 को फिर से इसी शाही थाने में एक गांव है बुझिया गांव। इसी बुझिया गांव में एक अनीता नाम की महिला थी जिसकी उम्र 45 साल थी। इसको भी सेम तरीके से मारा गया, वही गले में वही निशान, वही बिंदी का, वही साड़ी से, और ये भी बाहर गई थी। अब जब इसी शाही थाने में फिर से एक कत्ल हुआ, पहला कत्ल हुआ था शाही थाने में 1 जुलाई को, दूसरा हुआ था 21 जुलाई को, तीसरा 20 नवंबर को, चौथा हुआ था 2 जुलाई साल 2024 को। एक थाने में 4 कत्ल, पैटर्न भी सेम, और बगल के थाने में 3 कत्ल, पैटर्न सेम। तब जो उस जिले के एसपी थे उन्होंने कहा कि ये कोई सीरियल किलर है। अब उन्होंने जांच पड़ताल सीरियल किलर के एंगल पे शुरू की। सबसे पहले तमाम कैमरों को खंगाला, तमाम लोगों को चेक किया, तमाम और पता किया। किसी किसी कैमरे में किसी किसी जगह पे जो कुछ डिटेल्स मिली, उस हिसाब से फिर एसपी साहब ने एक स्केच तैयार करवाया। जब स्केच तैयार करवाया तब एक शक्ल मिली, और उस शक्ल को लगभग 5 अगस्त साल 2024 को अलग अलग इलाकों में सर्कुलेट किया। जब सर्कुलेट किया तो 48 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला, और अंत में एक शख्स गिरफ्तार होता है जिसका नाम था कुलदीप। कुलदीप जब गिरफ्तार हुआ और उससे पूछा गया कि क्या तुमने कत्ल किया है, तब उसने कहा कि हाँ, जितनी भी महिलाएं मरी हैं सबको मैंने मारा है, और मैं एक सीरियल किलर हूँ, और मैं ऐसे ही महिलाओं को मारता रहूँगा। ये जब गिरफ्तार हुआ और इससे पूछा गया कि तुमने क्यों मारा, तब इसने अपनी कहानी सुनाई। पहली कहानी इसने यही बताई कि मेरे जो पिता थे उन्होंने एक महिला से शादी कर ली थी। शादी होने के बाद वो महिला मेरे दोनों बहनों को टॉर्चर करने लगी। मेरी जो पहली माँ थी उसे टॉर्चर करने लगी, लिहाजा मेरी माँ और मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। जब मेरी माँ और मेरी बहनों ने सुसाइड किया, तब वो जो महिला थी यानी जो मेरी सौतेली माँ थी, उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर इतना किया कि मुझे महिलाओं से नफरत हो गई। इसी बीच में बड़ा हुआ, यानी जो कुलदीप था वो बड़ा हुआ। साल 2014 में उसकी शादी हुई, लेकिन महिलाओं के प्रति उसका जो गुस्सा था वो गुस्सा उसने पहले अपनी बीवी पे उतारा। उसको मारा, पीटा, टॉर्चर किया। देखते ही देखते वो बीबी जब टॉर्चर नहीं सह पाई तो इसको छोड़ के भाग गई। उसके बाद फिर इसने तमाम दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ दिया और तमाम दुनिया से अलहदा होकर जंगलों में अलग अलग जगहों पर रहने लगा। वहीं रहने के दौरान इसके दिमाग में आने लगा कि जैसे मेरी माँ ने मुझे टॉर्चर किया, ये तमाम महिलाएं जो खेतों में घूम रही, जो टहल रही हैं, ये तमाम अपने घर में किसी न किसी को परेशान करती होंगी, टॉर्चर करती होंगी। यहीं से कुलदीप ने प्लान बनाया कि क्यों ना जितनी महिलाएं हैं सबको मैं मार दूं, और यहीं से उसने शुरुआत की और पहला कत्ल किया 1 जुलाई को 2023 में प्रेमवती का। प्रेमवती खेत में गई थी दैनिक क्रिया करने। इसी दौरान आता है और आने के बाद प्रेमवती के ऊपर हमला करता है, साड़ी से उसका गला दबाता है और गला दबा के उसको मार देता है। मारने के बाद उसके पास एक लिपस्टिक थी, उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेता है, बिंदी भी रख लेता है सबूत के तौर पे कि हाँ मैंने मारा है। इसके बाद वहाँ से भागता है, घूमने लगता है। 20 दिन घूमता है, उसके बाद पहुँचता है गाँव कुलचा में। कुलचा गाँव जाने के बाद वहाँ धनवती मिलती है। उसे भी जब खेत में अकेला देखता है तो उसे भी सेम तरीके से मार देता है। उसके पास भी जो बिंदी थी उसे अपने पास रख लेता है निशानी के तौर पे। फिर घूमता है, कोई शिकार इसे महीनों तक नहीं मिला। नवंबर के महीने में जब सीसगढ़ थाने पहुंचता है और लखीमपुर गांव में जाता है, वहां महमूदन इसका शिकार बनती है, उसे मारता है और उसके कुछ कपड़ों को अपनी निशानी के तौर पर रख लेता है। इसके बाद फतेहगंज इलाके में जाता है, वहां खानपुर गाँव में ओमवती को मारता है और उसकी बिंदी अपने पास रख लेता है। फिर घूमते घुमाते ये खुरसैनी गांव में जाता है, वहाँ दुलारो देवी को मारता है, उसकी निशानी अपने पास रखता है। फिर सीसगढ़ में जाता है, वहाँ पे उर्मिला देवी को मारता है और उसकी भी बिंदी और लिपस्टिक और चूड़ी वगैरह अपने पास रख लेता है। फिर शाहीपुर इलाके में 2 जुलाई को ये आखिरी कत्ल करता है अनीता नाम की महिला का। हालांकि इतने इसने अपनी जिम्मेदारी पे बताए, बाकी जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं लोकल और जो मीडिया बता रही है, उस हिसाब से कत्ल की संख्या और भी ज़्यादा है, लेकिन अलग अलग केसेस को भी इनसे जोड़ा नहीं गया। इतने कत्लों की जिम्मेदारी इसने खुद ली और कहा कि मैंने इतनों को मारा है।
तो एक सीरियल किलर जिसकी माँ ने उसे टॉर्चर किया, घूमता रहा, अलग अलग महिलाओं को शिकार बनाता रहा। इसमें पुलिस की भी बड़ी लापरवाही निकल के सामने। अगर पहले दूसरे कत्ल में उस बारे में सोचते कि शायद ये सीरियल किलिंग है, चूँकि कुछ लोकल लोगों ने कहा था, जो जानकार थे उन्होंने कहा कि ये कोई सेम पैटर्न पे सीरियल किलिंग कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं, चूँकि लोग यही मानते हैं कि हमारे इलाके में सीरियल किलर कैसे घूम सकता है। तो शायद अगर शुरुआत में चेत लेते, थोड़ा सा होश, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो शायद ये कत्ल ना होता। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और आज तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, डायरेक्ट FIR की कॉपी से ही बोलता रहा। और शायद कुछ त्रुटियां भी होंगी शुरुआत में सुनाने में, चूँकि गला भी बड़ा अजीब है, जुकाम भी है और मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी बचे रहिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। साथ ही जो नया चैनल है उसे भी आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा। तो इससे पहले कि चैनल बंद हो और हमारे आपके बीच का हर रास्ता बंद हो जाए, नया चैनल मैंने बनाया है। धीरे धीरे तमाम चीज़ें उसी पे शिफ्ट होंगी, क्योंकि इस पर कुछ दिक्कत आ रही है। खैर, तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।